इधर अभी लिमिट हो गया, अभी लिमिट नहीं कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ऑनलाइन कॉल आ रही है। चलिए पेज नंबर 101 पे नंबर 2 करना, इसका करंट टैक्स निकालना। पेज नंबर 101 क्वेश्चन नंबर 2 बिलाल इंजीनियरिंग शुरू करें। पढ़ने रिक्वायरमेंट पढ़ने ये क्या कहती है रिक्वायरमेंट वन। ट्रांसलेशन तो ठीक है, चलें पहली रिक्वायरमेंट मींस क्या है? किस किस की एंट्री हो सकती है, जो भी होगा उसके एंट्री सेक्शन टैक्स प्रायर ईयर निकला था उसकी एंट्री पढ़े। ये कह रहे हैं जरा खुद से वो पढ़े देखें करंट टैक्स निकल दो। ये लाइट से स्विच बंद कर दो एसी पे, इसको पता नहीं एक ही बटन सबका लाइट का। अच्छा जी शुरू करें सर, कमाल है सर। एंट्री कैसे करेंगे अगर अमाउंट ही नहीं होगा? एंट्री कैसे करनी, मतलब कमाल है। इतनी देर में तो हो भी जाना। नहीं आगे वाली ना बंद करें, मेरा सबका सेम ही बटन है सर। ये चला दे, दरमियान वाली बंद हो गई। ये वाली रहने दो, ये वाला बटन रहने दो, ये अगली चला दो।
जो समझ आता है करना, फिर अभी कर दूंगा। जी सर, कहाँ तक रिलीज होगी? यस सर। फिगर्स बता दो। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन निकाल ली पॉइंट ऑफ यस सर 1/4 और इंटरेस्ट चार्जेस हैं 0.095 0.096। लीज रेंटल कितना? 1.3 अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 0.25 ठीक है सर। ये जो टैक्स अमोर्टाइजेशन है इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये ठीक है? यस सर। क्या लिखा हुआ? 10% क्लेम ही नहीं किया, लेकिन बाकी 10 सालों में अलाउ होना, तो 15 का 90%। ठीक है।
कौन सा? requirement 10. नहीं, उसने कौन सी एंट्री की? नहीं, टैक्स से रिलेटेड मेरा एंट्रीज मांग रहा हूँ। जनरल एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन। क्या किया हो? और नहीं सारी ध्यान खुदा का नाम ले, अच्छा किया आपने बोल दी। क्या बोल जा रहा है? करते हैं, बात करता हूँ। ये तो जुल्म हो गया। ये कहीं और किसी के जहन में ना आ जाए, ये तो मेरे जहन में नहीं आ सका कभी। एक दफा पहले बस आया था जिंदगी में, ये किधर निकल गया? ये वाली फिगर ठीक है? टैक्स और प्रॉफिट से कौन? 52.696. सॉरी, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन 1 ना? Yeah. 15. ये सर आंसर आएगा ये 52.696। 696. क्या चीज आई सर? Taxable profit. Relation to 35%. ये मल्टीप्लाइड बाय 35%. 35%। इकट्ठे किया था 18.4436। जी किस फिगर में इश्यूज है? और सर जी 10 में अगर शामिल नहीं है इसलिए तो ऐड कर रहे हैं यार, ये किन चक्कर में पड़ जाते हैं यार। अगर 10 में ये राइट ऑफ यूज एसेट की डेप्रिसिएशन पहले ही शामिल होती तो फिर 0.25 क्यों ऐड करते हैं? और अगर शामिल नहीं है तो इसलिए तो ऐड कर रहे हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट में लेस हुई होगी, अकाउंटिंग प्रॉफिट 10 उसमें नहीं है इसलिए तो ऐड कर रहे हैं। ये टैक्स अमोर्टाइजेशन देखें जी दोबारा, इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ फंसे हुए सर इस फिगर? टोटल खर्चा कितना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट? 15. अकाउंटिंग में कैसे एक्सपेंस आउट होना है? 15 सालों में तो 1 हो गया, ठीक है। 1 अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन एड बैक हो गया। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखा हुआ? 10 years में इसने अमोर्टाइज होना है, लेकिन आगे कहता है 10% ऑफ एक्सपेंसेस वर नॉट वेरीफेबल, मतलब वो वेरीफाई नहीं हो सके और देयरफॉर क्लेम नहीं हुए। तो कितना बस क्लेम होगा? 90% मींस 13.5 और देयरफॉर डिवाइड बाय 10, ठीक है। ये 10% है, देयरफॉर परमानेंट डिफरेंस है। कौन सा 10? अब 10 तो क्लेम नहीं ना होना। अप टू व्हाट एक्सटेंड टेम्परेरी डिफरेंस है? 90%. फिगर बोले, फिगर सॉल्व करें। 13.5 तो टेम्परेरी है 15 और 10 सालों में, लेकिन बाकी जो डिफरेंस है। लेकिन ये भी दूसरी चीज ये भी ध्यान में रखिए, इस साल का नहीं, इस साल इंकर हुए हैं, पिछले सालों में, पिछले सालों में इंकर हुए हैं। बहरहाल करंट टैक्स में तो कोई इशू नहीं है इसका। पॉइंट 0.5 पढ़े हैं, 0.5 तो होना चाहिए। 0.5 बताएं, करंट टैक्स में आना है डेफर्ड टैक्स में आना? ये तो प्रायर पीरियड 0.5 है करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स या प्रायर पीरियड टैक्स? ये तो अलग है, फिर डिस्कस कर लेते हैं। ये किस साल का टैक्स है? टैक्स का कब फाइनल हो रहा है? तो करंट टैक्स है या प्रायर ईयर में आएगा ये? तो करंट टैक्स में तो इसका इफेक्ट नहीं है। जी सर, एंट्रीज क्या रहा है? करंट टैक्स डेबिट पेएबल।
current tax debit and current tax payable credit by rupees 18 point, ये फिगर ठीक है मेरी 18.44। यहाँ तक अगर आ गए तो सब लोग लिखना छोड़ दें, और भाई ने भी एक सवाल कर दिया है, उस तरफ का इन्हीं को और ना निकल जाए। एक करंट टैक्स की वर्किंग जरा देखें, ये जो एडलेस हो रहा है इस करंट टैक्स की वर्किंग में, ये कोई एंट्रीज हो रही है? सर जी ना करें यार, खुदा के लिए ये ना कर दीजिएगा। एक अकाउंटिंग प्रॉफिट आया हुआ है 50, आया होगा कहीं, इनकम स्टेटमेंट बनाया था इनमें, उसके नीचे क्या आना है? टैक्स, टैक्स में पहला क्या आना है? करंट टैक्स। तो ये सब कुछ जो एड बैक हुआ है, एडलेस हुआ है, ये कोई डबल एंट्री थोड़ी नहीं है, ये कोई डबल एंट्री तो नहीं है, ये तो सिर्फ एक वर्किंग है। इस वर्किंग का रिजल्ट में क्या निकला है? तो करंट टैक्स की तरफ एंट्री होनी। तो ये जो हमने रिवर्स किया है और जो हमने लेस किया है, ये कोई अकाउंटिंग एंट्री थोड़ी है। क्या हमने अपने प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देना इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए? नहीं, ये सिर्फ वर्किंग में कन्वर्ट करना और उसके बेस पे करंट टैक्स निकालना था। करंट टैक्स की एंट्री करके वापस पहुंच गए, तो कोई ये डबल एंट्री नहीं है सर। तो अपनी डेप्रिसिएशन रिवर्स करके अकाउंट टैक्स वाली एंट्रीज कर दें, ये थोड़ी होने लगा। व्हाट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एडलेस? टू कैलकुलेट द टैक्सेबल प्रॉफिट्स एंड टू गेट द करंट टैक्स। और जब करंट टैक्स आ गया तो बस इसकी एंट्री होनी, ठीक है। चलिए डेफिनेट टैक्स स्टार्ट करें। लगाया जरा 5-7 मिनट लगाए। असल में ये डेफिनेट टैक्स की वजह से क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसमें डेफिनेट टैक्स में एक दो मसाइल है, जरा देखें पहले आप कहाँ पहुँचते हैं। जी सर, हो गया डेफिनेट टैक्स 0.9 में नहीं। क्या क्या बता रहे हैं? क्लोजिंग नहीं, क्लोजिंग नहीं सर, वो तो ठीक है, पर ये बता रहे हैं नहीं टाइम नहीं। 0.91 क्यों? इनकम स्टेटमेंट अगर प्रोसेस के तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। नहीं, परमानेंट डिफरेंस इस साल नहीं है, आपने परमानेंट डिफरेंस लिया मुझे लगा। इस साल तो परमानेंट डिफरेंस का कोई इफेक्ट नहीं प्रॉफिट, इस साल तो नहीं है। इस साल इसका क्या इफेक्ट? ये तो पिछले सालों में डिसअलाउ हुआ। नहीं इस बार नहीं कर लें, दोबारा कर, हो सकता है हमने ठीक ही है, दोबारा चेक कर लें। पॉइंट 91 कैसे निकाला? कैसे, कितना लिया परमानेंट? वो कैसे? पॉइंट 1 कैसे निकला?
सर जी बोर्ड से देख के लिखना सर, कमाल होगी, सारे देख रहे हैं डेफिनेट से, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप क्या करें। वेरिएंट 1 मिलियन अलाउड है और उसमें से 1.1 जो परसेंट है वो अलाउ नहीं होना अभी तक। 0.1 परमानेंट डिफरेंस हर साल 1 मिलियन डिसेंट डेवलपमेंट का एक्सपेंस अलाउ है, ये वो एक्सपेंस बाद में हमने अकाउंटिंग में लिया 1 मिलियन और 10% टोटल में से अलाउ नहीं होना, तो उसमें मैंने वन तो नहीं था, जो आप कर रहे हैं थोड़ा सा और सोचो, मतलब वन तो सही है, कुछ और होना पॉइंट चाहिए। कर लिया। वन का 10% क्यों नहीं? चल सर हो गया हुआ है सर, वो जो होना था। कैसे निकाला? किसके प्रॉफिट के फर्क नहीं, कैसे कंपैरिजन किया है? प्रॉफिट्स कंपेयर किए या कैरिंग अमाउंट से निकालें? वो क्यों? तो प्रॉफिट्स कंपेयर करके वर्किंग करनी होती है? याद नहीं है? भी नहीं, सारी है, सब निकल आनी। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस किसकी नहीं है?
जी क्या क्या सर के डेफर टैक्स का कोई नाम होगा, एक्सपेंस है, सीडी है, क्या है ये? कौन सा डेफर टैक्स है ये? कौन सा डेफर टैक्स? इसका आगे कुछ नाम ही नहीं है। चलो शुक्र है, ये बात तो पूरी हुई। चलो सर, ये दो इश्यूज हैं यार, तो आपने सोचने की कोशिश नहीं की। ये राइट ऑफ यूज एसेट की कैरिंग अमाउंट है सर, जी सर, टैक्स बेस है सर, नो सर, डिफरेंस कौन सा? लीज लायबिलिटी 0.7 का डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। .096 भी है इंटरेस्ट पेएबल। अब दो इश्यूज हैं सर, उन दो इश्यूज को थोड़ा समझेंगे एक एक करके। बल्कि पहले जरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आ रहे हैं। क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट को पढ़े जरा गौर से। हमने भी एसटी बनाया हुआ है, कैसे? हम भी 15 साल में एक्सपेंस आउट कर रहे हैं। हमारी कैरिंग अमाउंट क्या होगी? ये 3 साल गुजर गए हैं, 15 माइनस 3 ये हो जाएगा 12। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स बेस बनवानी होगी वैसे। टैक्स बेस यस सर, तो भी मोटाइज करना है। कैसे बनाए? 10% फिगर्स बोलना जरा कैसे? 9.45 नहीं मतलब वर्किंग कैसे किया आप लोगों ने? 15 इंटू किया आपने 90% डिवाइड बाय 10 किया, इंटू 3 करेंगे तो अमोर्टाइजेशन आ जाएगी टैक्स की, इंटू 7 अगर किसी ने किया है तो क्लोजिंग भी आ जाएगा। ये इस तरह कर लेते हैं, 15 इंटू 90%। इधर गौर से देखें, छोड़ दें लिखना, बस जो लिखना था आपने लिख लिया। 13.5 13.5 के ये तो टोटल अमाउंट एक्सपेंस की उनका एसेट, यस सर, उनका एसेट इसमें से माइनस होना है 13.5 डिवाइड बाय 10 इंटू 3 करें सर। 9.45 9.45 सदी होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक आखिरी चीज जो है, जो नई चीज कर रहे हैं, हाँ जी, अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1.5 परमानेंट है। तो सारा तो ये परमानेंट नहीं है, तो टेम्परेरी डिफरेंस तो ठीक आपने निकाला, लेकिन अगर हम इसको एज इट इज लेंगे तो 9.45 बनता है। तो इसमें 1.5 भी एज इट इज आगे आ जाएगा। इधर हमने स्टार्ट किया 15 से, उधर स्टार्ट ही कहां से किया? 13.5 से। तो 13.5 तक तो टेम्परेरी डिफरेंस है, इधर भी उधर भी, लेकिन 1.5 परमानेंट डिफरेंस है। तो अगर हम 9.45 लिख के करेंगे, ये डिफरेंस लेंगे, तो इसमें टेम्परेरी और परमानेंट दोनों आ जाएंगे। तो किसको रोकना है फिर? तो सारा परमानेंट नहीं है, लेकिन अप टू 1.5 जो है, बाद में मैंने प्लस क्यों किए? ताकि सिर्फ टेम्परेरी आगे आ जाए। ठीक है, तो अप टू द एक्सटेंट 1.5 जो है इस 15 में, और उधर कितना 13.5 है ना, अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1.5 जो है ये परमानेंट डिफरेंस है। तो परमानेंट डिफरेंस को कैसे रोकेंगे फिर? कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के बराबर कर देंगे। क्या इस 15 में 1.5 है? लेकिन उधर अगर हम 13.5 के बेस पे वर्किंग करें तो ठीक है, वर्किंग तो ठीक है, लेकिन उससे सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंस आया। तो 1.5 को फिर मैंने फाइनली ऐड क्यों किए? ताकि इसका इफेक्ट निकल जाए, मींस परमानेंट डिफरेंस का इफेक्ट खत्म। ठीक है, एक मिनट बताइएगा जरा आंसर। 9.95 ठीक है सर। तो बहरहाल ये मतलब
करवाने का मकसद ये पॉइंट था, एक और दूसरा सॉरी अभी तक हमने जो क्वेश्चन सेट किए उसमें या तो टेम्पररी ही होता है या फिर फुली परमानेंट होता है, लेकिन इसमें क्या शामिल है, शायद कुछ टेम्पररी है और कुछ परमानेंट है। तो अप टू द एक्सटेंट ऑफ परमानेंट फिर मैंने इक्वल कर दिया। डिफरेंस बताइएगा। 1.05 फाइनली अब कौन सा डिफरेंस है? टैक्सेबल डिडक्टेबल सर? टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। तो इसको नोट कर लीजिएगा, बाद में एक दो और इश्यूज भी हैं, पहले वो फाइनल करना है। एनी कंफ्यूजन ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स? 13.5 में सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंस आ रहा है। 13.5 तो टेम्परेरी उधर भी है ना, मतलब 15 इधर है, 13.5 उधर है, तो इनका जो फर्क है 10 साल और 15 साल, ये तो टेम्परेरी है। लेकिन जो 1.5 है वो तो हमारा बस एक्सपेंस है, टैक्स वाला का नहीं। तो वो तो 1.5 तो आप कभी भी अलाउ नहीं ना। 15 में 1.5 है, 15 में भी 1.5 है, तो उधर भी 1.5 शामिल हो गया, तो ये 1.5 कैंसिल हो गया। तो अगर परमानेंट डिफरेंस हो तो किसको किसके बराबर कर देते हैं? बाकी जो है वो आपके सामने। ठीक है जी, ठीक है बेटा, प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर। देन इधर डेप्रिसिएशन पता। अब ये वाली बात जो इस वक्त मैं करने लगा हूँ, इतनी का आपको पहले पता है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मैं सिर्फ अच्छा इस बैलेंस शीट अप्रोच से कर रहा हूँ या प्रॉफिट्स की अप्रोच से कर रहा हूँ, तो ये प्लीज क्लियर रखिएगा। मैं कैरिंग अमाउंट से टैक्स बेसिस सोच रहा हूँ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से रिवर्स वर्किंग होकर भी टेम्परेरी डिफरेंसेस निकल आते हैं, ये तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 10 में भी और क्वेश्चन नंबर 7 वगैरह में जो आपने ये 6 घर से किए। रिवर्स होता जाता है सर? कैसे सोचते हैं रिवर्स? कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट कितनी रह जाएगी या टैक्स बेस कितनी रह जाएगी? प्रॉब्लम क्या है हमारे सवाल में, जरा देखिए सवाल। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर गिवन, और ये भी डेटा से क्लियर है कि पहला साल नहीं है। जरा देखें ये कैसे क्लियर है? बताया नहीं वो बेचारा कैसे कैसे बताए। एक तो इधर बता रहा है कि 2 साल गुजर गए, एक नीचे प्रायर ईयर टैक्स में बता रहा है, और बेचारा कैसे कैसे बताए कि पहला साल नहीं। तो हमें यहाँ बेसिकली क्या चाहिए? डेप्रिसिएशन नहीं, एक्यूमुलेटेड चाहिए, ऐसे ही सर। लेकिन जो मैं अभी बात करने लगा आपके सामने बड़े ध्यान से गौर से सुननी है। देखिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का अगर कोई ब्रॉड डाउन ढूंढ रहे हैं हम सपोज, तो पिछले साल के एंड तक जो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुई होगी उसका कोई इफेक्ट इसमें आ रहा होगा? सारा आ रहा होगा सर, जो भी इसका इफेक्ट होगा, इवन एसेट हो जाए, पिछले साल के एंड तक जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उनका इफेक्ट ब्रॉड डाउन में आ रहा होगा। फिर अगर आप बैलेंस शीट अप्रोच से करें तो आप क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बेस पे इफेक्ट यहाँ ले लेंगे, ऐसे लेते हैं। ब्रॉड डाउन में कहां तक ले लेंगे? पिछले साल तक, और सीडी में इस साल तक। फिर आप इसे बैलेंस करते हैं तो बैलेंस से क्या निकल आता है? फॉर द ईयर निकल आता है। अब अगर मेरे पास पिछले साल तक की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ना हो तो लेट्स अज्यूम 0। इस साल की जो डेप्रिसिएशन है फर्ज करें मैं उसी को क्लोजिंग समझ लूं। इसको क्या समझ लूं? पिछले साल की मेरे पास है नहीं, मैं उसे 0 समझ लूं, और इस साल को क्या समझ लूं? क्लोजिंग समझ लूं। ना मेरा ओपनिंग ठीक होगा, ओपनिंग ठीक क्यों नहीं होगा? मैं समझ लूं ना, है तो सही, समझ रहा हूं हालांकि है तो सही। ना ही मेरा क्लोजिंग ठीक होगा, वो क्यों? ओपनिंग क्यों ठीक नहीं होगा?
उसमें इफेक्ट नहीं, और क्लोजिंग क्यों ठीक नहीं होगा, क्योंकि क्लोजिंग डेप्रिसिएशन की बेस पे नहीं है ना, वो एक्यूमुलेटेड की बेस पे है। लेकिन क्या मेरा फॉर द ईयर ठीक होगा, क्या मेरा फॉर द ईयर ठीक होगा? अब इस तरह के लिए क्वेश्चन नंबर 10 होना, और सर चांस तो दे यार, चांस दे के दे, आखिरी चांस समझ के दे दो। ट्राइंगल में क्यूमुलेटेड फिगर्स है मेरे पास। 17 ओपनिंग है, 17 फर्स्ट ईयर सॉरी, और 18 भी है बीच में, तो 17 फर्स्ट ईयर है। तेरा एक सेकंड, तेरा सिर्फ डेप्रिसिएशन के एंगल से थोड़ी हिम्मत करनी पड़नी है सर। 17 बल्कि वर्किंग हुई नहीं आपके पास, आपके आंसर में फिगर्स नहीं, इसके करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की फिगर्स ढूंढो। 17 जी, 17 की फिगर सामने सर। 24 टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, मेरा फोकस सिर्फ डेप्रिसिएशन पे। 2017 फर्स्ट ईयर है ऐसे ही, तो 17 का ब्रॉड डाउन 0, 17 का कैरी डाउन बेस्ड ऑन एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ओनली। एक मिनट सॉल्व करा, रेट क्या था 30%, रेट था 30%, तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 30%। नहीं वो मैं पूरा नहीं कर रहा इस वक्त, मेरी अगर बात आप समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, इस वक्त मैं करना क्या चाह रहा हूँ, आपको सिर्फ ये डेप्रिसिएशन के एंगल से कुछ समझाना चाह रहा हूँ। तो जस्ट मेरा फोकस कहाँ होगा, डेप्रिसिएशन के इफेक्ट्स पर। तो वाई द ब्रॉड डाउन इज 0, एक तो फर्स्ट ईयर है और वैसे भी हम डेप्रिसिएशन के एंगल से बात कर रहे हैं, तो सीडी क्या बनेगा इस तरह से 7.2, फॉर द ईयर क्या बनेगा 7.2। क्या इस केस में मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ठीक है वैसे? ठीक है, ठीक है, यानी कि इस वक्त तो ओपनिंग है ही नहीं, क्लोजिंग भी बस यही है जो फॉर द ईयर है। अब इसी को अगर मैं ब्रॉड डाउन बनाऊं नेक्स्ट ईयर, सही बनाओ, ब्रॉड डाउन बनाओ। अब क्लोजिंग बनवाया जरा, नीचे वाली फिगर देखें, रेट चेंज को अगर हम इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त 20 है सर, 20 into 30%। अगर रेट चेंज नहीं इग्नोर करना चाहते तो वो भी इशू नहीं है, नीचे 35% हो जाएगा, ओपनिंग रीमयर हो जाएगा, ऐसे ही, तो उसकी इसका इशू नहीं है आई होप। तो मैंने 30 क्यों लिए कि जरा जो बात हम कर रहे हैं बस उस पर फोकस हो जाएगा। तो आंसर बताइएगा 6 क्या है, 6 क्या है सर, क्लोजिंग बैलेंस है, बेस्ड ऑन एक्यूमुलेटेड है या फॉर द ईयर है, इस साल का फॉर द ईयर बताया जरा। नहीं चले चलो चलो 1.2 ही होगा। अब आइए शायद जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, अपना क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन देखें गौर से, लेट्स अज्यूम आपके पास 17 की फिगर्स ना, नहीं अभी ये वाला सवाल नहीं, वही ट्राइंगल हो रहा है, ट्राइंगल फाइंडिंग, ट्राइंगल। लेट्स अज्यूम पहले 2 पॉइंट्स ही डेप्रिसिएशन तो सर पहले 2 ही है ना सर, या दूसरा तीसरा डेप्रिसिएशन जो है वहां उधर आ जाए। लेट्स अज्यूम हमें नहीं पता कि 17 के डेप्रिसिएशन क्या है, ठीक है,
हमारे सामने सिर्फ कौन सी डेप्रिसिएशन है? 18 की कौन कौन सी? फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, अकाउंटिंग और टैक्स की। तो मैंने रख लिया ब्रॉड डाउन 0। क्या ब्रॉड डाउन 0 है? नहीं, गलत है ये। क्या ये फर्स्ट ईयर 18? फर्स्ट ईयर नहीं है, लेकिन सपोज हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैंने ओपनिंग 0 रखी है। क्या मैंने सही किया? हरगिज मैंने सही नहीं किया। अब आप इस तरह करें, मुझे जरा अकाउंटिंग और टैक्स की डेप्रिसिएशंस लिखवा दें साल की। सर जी प्लीज लिखवा दें सर, क्या ही बैठा हूं सर, यकीन माने प्लीज। 25 एंड 21 ये डिफरेंस आ गया 4 का। और कर दें जरा फुल हिम्मत रहा। नहीं वो तो बात की बात है, वो तो हो जाएगा, वो नहीं इशू। ये क्या बना है? ये टैक्सेबल है, डिडक्टेबल? 25 अकाउंटिंग की कैरिंग अमाउंट है, सॉरी अकाउंटिंग में एक्यूमुलेटेड है, और 21 टैक्स में एक्यूमुलेटेड है। फिलहाल जो फिगर्स है मेरे पास, इसको रिवर्स करें जरा। अकाउंटिंग में 25 लेस होना है, कैरिंग अमाउंट बनाते हुए 25 लेस होना है, और टैक्स बेस बनाते हुए 21 लेस होना है। कर दें हिम्मत जरा। कंपैरेटिवली स्पीकिंग क्या कम होगा? कैरिंग अमाउंट क्यों कम होगी? ज्यादा लेस होना। अकाउंटिंग में कितना लेस होना? 25, टैक्स में कम 4 कम लेस होना। तो कंपैरेटिवली स्पीकिंग क्या ज्यादा होगा? टैक्स बेस ज्यादा होगा, एसेट की टैक्स बेस ज्यादा होगा। देयरफॉर ये कौन सा डिफरेंस है? डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। अब इससे लगा रेट 30%, अमाउंट आ गई 1.2। जज्बाती ना होइएगा, 1.2 क्या है? और सर जी डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस अगर रेट जरा खा जाए तो क्या आता है सर? क्लोजिंग एसेट आ रहा होगा बेचारा, क्या आना? प्रायरिटी टैक्स आ गया। ये क्लोजिंग एसेट अपने इस लेजर में कहां लिखा? क्रेडिट साइड। तो मुझे उम्मीद थी कि शायद इधर आए, लेकिन इधर आए नहीं। इधर आ गए, एसेट बन गए। अब ओपनिंग मुझे नहीं पता, क्या ओपनिंग मेरा ठीक है? क्या मेरा ओपनिंग ठीक है? फर्स्ट ईयर है, नहीं सही है। क्लोजिंग मेरा सही है? मेरा क्लोजिंग भी गलत है। क्लोजिंग भी आपका सही है, अपने आंसर में देखें। क्लोजिंग कौन सा होना चाहिए? जो एक्यूमुलेटेड बेस। क्या 1.2 बैलेंस शीट में आना है? सर जी क्या 1.2 बैलेंस शीट में आना है? आना है, लेकिन गलत है ये सही नहीं है। कौन सा सही है? ये 6 सही है। ये 6 सही क्यों है? बैलेंस शीट में एज ऑन आना, एक्यूमुलेटेड इफेक्ट्स आना। तो ना मेरा ओपनिंग ठीक है, ना मेरा क्लोजिंग ठीक, लेकिन मेरा जरा ये लेजर बैलेंस करना। क्या मेरा फॉर द ईयर ठीक है? क्या एंट्री है ये? क्या एंट्री है सर? एसेट या लायबिलिटी हमें नहीं पता। एसेट या लायबिलिटी का हमें नहीं पता। हाँ हमें पता है कि एक्सपेंस क्रेडिट होना। हमें नहीं पता ओपनिंग क्या था, क्योंकि डाटा नहीं हमारे पास। लेकिन क्या एक्सपेंस क्रेडिट इतने से ही है? असल में हो क्या रहा है, अगर यहां से आप देख सकें हो क्या रहा है। ओपनिंग तक के इफेक्ट्स ब्रॉट डाउन में, क्लोजिंग तक के इफेक्ट्स कैरी डाउन में। तो इसीलिए तो डिफरेंस फॉर द ईयर आता है। कहां तक के इफेक्ट्स आपने ब्रॉट डाउन में ले लिए? पिछले साल तक के। और कैरी डाउन में क्या लिए? इस साल तक के। तो आपने एक्स्ट्रा चीज क्या कंसिडर की क्लोजिंग में? एक और साल तक के। कहां तक? तो वैसे ही कैंसिल हो जाना। पिछले साल तक, पिछले साल तक। तो फर्क किस साल का रह जाना? इस साल का। हाँ अगर आपसे रिक्वायर्ड हो कि आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं, तो आप ऐसे नहीं बना सकते। आप सही क्लोजिंग नहीं निकाल सकते, लेकिन आप फॉर द ईयर निकाल सकते हैं, अगर आपको फॉर द ईयर के डिफरेंसेस पता चल रहे। तो एक सेकंड जरा वापस आए, अब एक मिनट।
बिलाल इंजीनियरिंग हो रहा है। उसमें हमें नहीं पता कि पिछले सालों की डेप्रिसिएशन क्या है, सर पता है सर, लेकिन हमें इस साल की पता है। तो अब जब ब्रॉड डाउन हम लिखेंगे, जो भी कैलकुलेट करेंगे, हम उसमें पिछले साल तक की इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकेंगे। कैरी डाउन में भी पिछले सालों की इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकेंगे, लेकिन अगर कैरी डाउन में सिर्फ इसी साल का फैक्ट लिख लें तो ब्रॉड डाउन 0 होगा। तो फॉर द ईयर तक कम से कम हम पहुंच जाएंगे। कुछ हजम ना मेरी बात है। अब ये अगर आप कहीं नोट करना चाहें तो मेरे ख्याल बेस्ट है, बात हो तो गई है। एक कहाँ नोट होना चाहिए, जहां पे आप हैं वही नोट करें और हेडिंग सिर्फ लिखना। क्वेश्चन नंबर 10, इफ क्या लिखेंगे, बस हेडिंग बता देना आप क्या समझे इस बात से, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 ट्राइंगल, ये तो होगी बात, अब अगली हेडिंग क्या लिखेंगे। इफ क्या, accumulated depreciation of 17 is not available, बल्कि ये दो मैंने लेफ्ट साइड पे लेजर बनाए, इनके ऊपर डेफिनेटली आप लिखें इफ अवेलेबल। ये दो इधर दो सालों का लेजर बना, और उधर फिर जो मैंने ऊपर क्रॉस किया है, ऊपर क्रॉस का मतलब मैंने सिर्फ आपको सेकंड ईयर दिखाया 18, तो इफ अवेलेबल इफ नॉट अवेलेबल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर लिख लेंगे तो काइंडली बताइए। इस बात से क्या समझने की कोशिश की हमने, जज़ाकल्लाह जिन्होंने कोशिश की बोलने की। मेजॉरिटी ने महसूस किया क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है, बनता नहीं इसका जवाब, जिसने पूछा वो खुद जवाब दे। डाने से नोटेड प्लीज।
जी सर, आ जाए सर वापस। बता दें यहाँ क्या लिखा। अच्छा, अभी भी बात पूरी नहीं हुई, बात मतलब पूरी इन सेंस खत्म नहीं हुई, तो मतलब कंसंट्रेट कीजिएगा। जी डी डिफरेंस आ रहा है, बताएं इस पे क्या बनेगा। नहीं सर, टैक्सेबल डिडक्टेबल और कैरिंग अमाउंट ज्यादा है। कैरिंग अमाउंट ज्यादा नहीं है, कैरिंग अमाउंट कम नहीं है। 10 ने कैरिंग अमाउंट कम करना, स्पेस कम की, तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा नहीं है। नजर तो ज्यादा ही आ रही है, लेकिन 10 ने और 7 ने करना क्या है, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस रिस्पेक्टिवली को कम करना। 10 अकाउंटिंग में कम करेगा और 7 टैक्स में, तो कंपैरेटिवली स्पीकिंग कौन सी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, इन एसेट्स की टैक्स बेस ज्यादा, ठीक है, तो उसके एंगल से डिसीजन हो, ठीक है। प्लीज ले अब इसका यहाँ तक आंसर निकालना, या बाद में आप लिख लीजिएगा, आपके लिए मैं बात पूरी करूँगा। अगर आपने नहीं अभी तक लिखा तो अब लिखने के चक्कर में ना पड़ जाए। यहाँ तक आंसर था, बल्कि क्वेश्चन देख के बताएं, बस बात बहुत नहीं रहेगी। यही है ना फर्क जो नजर आ रहा है। जी सर, टैक्सेबल डिडक्टेबल ध्यान रखते थे। 1.996 क्या आया, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। आगे सर, बेटा लिख लेना क्या हो गया, इंटू 30% रेट, सॉरी 35, आंसर बताइए। नहीं ठीक है, 7 आप रहने, 6966 7 ठीक। 1.996 मल्टीप्लाइड बाय 6.986 ये हुई ना बात। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट क्यों मैंने बोला सर, मैंने इसी अप्रोच से कर सोच के 0.6986 की डबल एंट्री बोले। शुक्र अल्लाह का शुक्र, मैंने कहा था सोच के बोलने, तो सोच के नहीं बोल सकते, बगैर सोचे समझे तो बोली जा सकती है, लेकिन सोच के क्यों नहीं बोली जा सकती। अभी क्लोजिंग है, अभी क्लोजिंग है। अब आप क्वेश्चन देख के बताएं ओपनिंग कितना है। ओपनिंग गिवन नहीं है, लेकिन क्या ये आपके लिए कोई सरप्राइजिंग न्यूज है कि गिवन नहीं, कल भी घर में निकाला यार, रावी लिमिटेड यार नहीं निकाला, ओपनिंग नहीं करवाया सर। आ सकता है सर जी, आना है, टेंशन रिलैक्स है बिल्कुल, पता है कुछ ना कुछ पता, हाँ जो नहीं पता वो नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ पता है, ये बाजरा सही फाइनल करें, ऐसे नहीं जान छोड़नी मेरे। क्या हम इसलिए आ जाए कि जान छोड़ जाए, नहीं, आज हम इसलिए आए कि जरा बात खुल के सामने आ जाए कि ये भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं हो सकता जो आपने जिधर गेम ले गए। तो बड़ा खतरनाक सवाल। ये मैं किस दिन वर्किंग करवाना चाह रहा हूँ आपसे, और डेट ही बोल दे हो यार, 31 दिसंबर 8 छा गए जिन्होंने 9 का डेट ही यार खुदा। जी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेसिस ढूंढने लगा मैं फिर, कैरिंग अमाउंट से टैक्स बेसिस ढूंढना चाहता हूँ। डाटा देखो सर, सर निकल आना, कुछ ना कुछ निकल आना, निकल आ रहा सबसे पहले लीज फाइनल कर लें, लीज का कोई कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का इशू, वजह पहला साल है तो क्लोजिंग 0, डेप्रिसिएशंस पे जाए, नहीं हमें पता नहीं, डेप्रिसिएशंस का डाटा नहीं है तो वो हम कर कुछ नहीं सकते, लेकिन अब अगर कुछ नहीं कर सकते तो बिल्कुल रिलैक्स होकर डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट देखें। क्या क्लोजिंग बैलेंस 6.986 में, मेरा सवाल गौर से सुनना है फिर जवाब देना है, अभी जज्बाती हो जाएगा।
क्या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 6.6986 में डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर का इफेक्ट है? Yes sir. एक्यूमुलेटेड का नहीं है, No sir. एक्यूमुलेटेड का नहीं है, फॉर द ईयर का है। अब ब्रॉड डाउन में डेप्रिसिएशन का पिछला इफेक्ट भी नहीं होगा। Yes sir. ब्रॉड डाउन में डेप्रिसिएशन का पिछला इफेक्ट क्यों ना होगा, हमें पता ही नहीं है। तो क्या उस डेप्रिसिएशन का फॉर द ईयर सही आ जाएगा जो उस पर डेफर्ड टैक्स बनना है? Yes sir. वो क्यों सही आ जाएगा? ब्रॉड डाउन जीरो है। किसके एंगल से ब्रॉड डाउन जीरो है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के एंगल से ब्रॉड डाउन जीरो है, और कैरी डाउन में है ही कितना जो फॉर द ईयर है, तो बैलेंस करके फॉर द ईयर आ जाएगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू डेप्रिसिएशन होगी। बाकी डेफिनेटली बातें हो रही हैं, तो राइट ऑफ यूज एसेट रिलेटेड भी फॉर द ईयर है सर, तो उसका भी क्लोजिंग मौजूद है। क्या उसका भी क्लोजिंग फॉर द ईयर ही होगा? Yes sir. ब्रॉड डाउन नहीं। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसका हमने कैरिड डाउन पूरा लिखा है, उसका नाम है रिसर्च। तो क्या इसका ब्रॉड डाउन पे भी इफेक्ट होना चाहिए ताकि सही फॉर द ईयर निकले? Yes sir. ब्रॉड डाउन कब तक का होना चाहिए इसमें? 18/8 तक का होना चाहिए। ये क्लोजिंग में 9 तक का है, 9 का है या 9 तक का? 9 तक का। तो ब्रॉड डाउन में कहां तक का होना चाहिए ताकि फॉर द ईयर 9 का आ जाए? ठीक है, तो दोबारा फाइनली हो जाए जरा। डेप्रिसिएशन का हमें पता नहीं और जरूरत क्यों नहीं है, Okay. हमारे क्लोजिंग में कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा. हमारे क्लोजिंग में भी सिर्फ फॉर द ईयर आ रही है, तो फॉर द ईयर हमें चाहिए, फॉर द ईयर हमें मिल जाएगा ब्रॉड डाउन जीरो होने से। राइट ऑफ यूज का ब्रॉड डाउन है ही नहीं, तो उसका कैरी डाउन एज इट इज फॉर द ईयर ही होगा। हाँ, किसके एंगल से वर्किंग हो सकती है? तब रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैंने थोड़ी सी जरा बात की थी, आप लोग जरा फाइनली खुद से रिवाइज करके जरा मुझे सही बताइएगा। कैरिंग अमाउंट बताएं। 15 माइनस 2 13। टैक्स बेस जरा कैलकुलेटर पकड़े, मुझे फाइनल बतानी है। नहीं, एक सेकंड जस्ट एक, ये मैं ऊपर वाली वर्किंग सामने रख देता हूँ और फाइनल टैक्स बेस जरा काइंडली बताएं। हाँ ठीक है, सिंपल है, मतलब एक साल पीछे जाना है, एक साल पीछे जाना है। 12.3 है. तो ना निकाल लेना, दोनों में शामिल कर लें, वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन हमारा सेट क्या हुआ है कि कैरिंग अमाउंट इक्वल टू टैक्स बेस। अब कैरिंग अमाउंट से निकाल दें या टैक्स बेस में जमा कर लें, वो इस पे क्या इतराज उठाना? उधर से निकाल दें या उधर जमा कर लें, वो बात तो खत्म हो चुकी है। ये 12.3 आया किसी का? मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, आया कैसे? 1.5. आपने शॉर्टकट लगाया, मैं जरा पूरे में इंटरेस्टेड। तो 15 था इंटू 90% हुआ, ये बना 13.5। 13.5 में से फिर माइनस हुआ 13.5 डिवाइड बाय 10 इंटू 2, और फिर फाइनली 1.5 दोबारा लिखने में मैं जरा इंटरेस्टेड हूँ। तो 12.3, बाकी डेफिनेटली अगर आप 10.95 में 1.35 जमा कर दें, हो सकता है सर? 10.95 क्लोजिंग है, वापस चला जाए, इस साल की मोटाइजेशन जमा कर दें। ठीक है पारुल, इसका फाइनल बताएं जिसका क्या फर्क आ रहा है? 0.7। कौन सा डिफरेंस है ये? टैक्सेबल। हमें और किसी डिफरेंस का पता नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय हुआ रेट, आंसर आया 0.245। क्या आ गया? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एज ऑन 31 दिसंबर 8। ऐसे ही सर। अब क्लोजिंग एसेट है, ब्रॉट डाउन लायबिलिटी कैसे लिखूं? जैसे 0.245 डिफरेंस लेना, सॉल्व कर देंगे। 0.9436 एंट्री बोलते हैं डरे बगैर। एसेट और लायबिलिटी डेबिट एंड एक्सपेंस, तो कंबाइंड इफेक्ट है ये। इस साल लायबिलिटी भी कम हुई, एसेट भी बढ़ा। लायबिलिटी डेबिट हुई कम होके, एसेट डेबिट हुआ बढ़ के, एक्सपेंस क्रेडिट हो। ठीक है, लिखें। आपने कोई सोचा फिर?
आपने कुछ फर्दर सोचा, कुछ गलत तरफ चले गए थे आप? ये पहले कर ली था ना, यहाँ तक लिख लीजिए, फिर जरा छोटा सा हो जाएगा, मैं दोबारा आपके सामने कर देता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा बात समझ आ गई यहाँ तक हुई? ये जो नीचे वाले रूम में बच्चे बैठे हैं, आखिरी लाइनों में क्यों बैठना शुरू हो गए? क्या आपको यकीन है कि वहां तक कैमरे की रीच नहीं है? ये कैमरा जरा ऊंचा करवाना है यार, आज तेरा याद से ना, ये पीछे से आना चाहिए, आगे आगे तो कोई है ही नहीं। बाकी जो आपने फिक्र निकाली वो यही थी सर। तो पूरी कोशिश किसकी होनी चाहिए? नहीं आता इंशाल्लाह, ये भी होगा, ये क्या बात होगी? क्या जो नहीं आता वो सरेंडर कर दे? पंगा तो नहीं। छुट्टियों की पढ़ाई का प्लान कर लिया सर? जी सर। छुट्टियों की पढ़ाई का प्लान नहीं, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद आ रही है आपकी। आपकी तो ईद पीर की कंफर्म है? आपकी माशा 2 ईद है, पीर भी। अब पता नहीं एक ही दिन में दोनों इकट्ठी होती हैं। कुछ भी हो सकता है। नहीं सर, पाकिस्तान बदल गया वैसे, आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं पाकिस्तान बदलता जा रहा है। आपको क्यों 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 ना आता मेरी इस बात पर? ये जो वेल इन्फॉर्म्ड ना, यही असल मसला है। ये जो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन है ना, ये खराब हो गई है। आपको हर वो चीज पता है, ठंडे दिल से कभी सोचिएगा जिसका शायद पता होना जरूरी नहीं है। कौन सी इंफॉर्मेशन का? मिस इन्फॉर्मेशन। करंट अफेयर्स का मेरा ख्याल ये है कि मुझे अभी भी आपसे ज्यादा पता होगा, जो बाकी करंट अफेयर्स है। मीन्स सर, मतलब अनफॉर्चुनेट पॉजिटिव न्यूज मेरा नहीं ख्याल नौजवानों को पता नहीं। हाँ, सारी जो इररिलेवेंट चीजें, अब पता नहीं आपको रेलिवेंट लगती होंगी। अगर मुझे ये ना पता होता, आप किसी दिन ठंडे दिल से सोचिएगा क्या आज आपको जो जो दुनिया में पता चला है, अगर आपको ना पता चलता तो आपकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ता? वैसे ही ठंडे दिल से अगर फर्क पड़ता तो ठीक है, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता आपको क्या क्या पता है। तो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। पता नहीं वो बन सके हम या नहीं बन सकते थे, प्रॉब्लम तो ये है। हम बाई चॉइस, बड़े कम में से हैं कुछ लोग बाई चॉइस या बाई चांस ये तक पहुंचे। मेरा बचपन से सीए करने का इरादा था। हो सकता है कुछ हो, जिनकी फैमिली वगैरह में हो, मैं सुना मैंने कभी कभी, लेकिन अदरवाइज हाँ, मतलब अदरवाइज तो मेरा ख्याल है ये एफएससी आपने शुरू की नहीं, मतलब हम लोगों ने अगर मेडिकल या इंजीनियरिंग से एफएससी स्टार्ट की थी तो व्हाट डज इट मींस? हमें पता भी नहीं था, या पता भी नहीं था, या कम से कम क्या इरादा था। जी यहाँ तक हो गया, सॉरी वो भी नीचे वर्किंग जी। नहीं वो तो अच्छा ही हो गया वैसे, BS पता नहीं वो क्या मजाक है, मतलब मेरा सर फटता है, ये बात सुनते ही ना मेरा सर फटने लगता था। मेरे साथ क्लास में तकरीबन 60 स्टूडेंट्स थे, तो तकरीबन कोई
50 बच्चे जो है ना वो पीएस पे चले गए, लाखों बर्बाद कर दिए उन्होंने। एक आपको जितनी इस वक्त अकाउंटिंग आती है ना, आप बड़े आराम से उनके सारे सेमेस्टर ऐसे पढ़ा सकते हैं कि उन्हें पता भी ना चलेगा कि आप क्या बंदा पढ़ाई जा रहा है। बल्कि ये, लेकिन अभी तो आप बहुत ज्यादा आगे, अगर आपने सिर्फ FA1 भी नहीं, इंट्रो पढ़ी होती, इतनी इतनी मोटी किताबें, इतनी मोटी भी हैं, अमेरिकन ऑथर्स की भी हैं, और जिसमें पता नहीं एक चैप्टर पढ़ता है वो भी पूरा नहीं पढ़ता। उन्हें सही डेबिट गाइड नहीं पता जो BS अकाउंटिंग वगैरह कर रहा है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द होल सब्जेक्ट। अब ट्रायल बैलेंस के बारे में उनसे पूछूं तो उनको नहीं पता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस वहां अगर कोई पढ़ाएगा भी ना, तो वो उसके बारे में शिकायत हो जाएगी, ये पढ़ाता है हमें। नहीं, एक जमाने में एक एक्सपीरियंस भी हुआ हमारा। नहीं है, अब वहां वो पढ़ा, मतलब वहां को पढ़ने के पीएस अकाउंटिंग में बस मेरे ख्याल लफ्ज ही आज से ही पढ़ा, और सर जी लम्स का बच्चा अपने सामने बैठ भी नहीं सकता। बस वो एक हमारा क्रेज सा होता है। उनका असल में ये काम ही नहीं, वो और चीजों में एक्सपर्ट होता है वो, मतलब कम्युनिकेशन में, अदरवाइज ये चीजें नहीं है, ये चीजें रेलिवेंट ही। वहाँ अकाउंटिंग कर भी ना तो बैंक्स वगैरह में जॉब शायद होती है, वहाँ एक प्रोसीजर्स होते हैं उनके, उन्होंने थोड़ी ये डबल एंट्रियां करनी है बैठ के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, उनका एक सेट पैटर्न होता है, तो वो एक और चीज है उसका। लेकिन इससे कोई लिंक नहीं, अकाउंटिंग की एक्सपर्टीज से उसका कोई लिंक नहीं। लोकल PwC के सेमिनार में भी क्या? ये नहीं वो तो मतलब ऑनेस्टली वो तो आप देख लें उनके साथ किससे बैठ जाए, उनकी और चीजों की स्किल होती है, वो ठीक है जो मार्केट की डिमांड्स है, लेकिन अदरवाइज अकाउंटिंग स्किल का कोई काम नहीं। बड़े आराम से आप सबको पढ़ा सकते हैं सवाए सीए के। कोई इवन ये जो PhD भी हो रही है अब सुना मैंने अकाउंटिंग में, तो वो एक और मजाक हो रहा है, PhD MPhil अकाउंटिंग, वो ठीक है, बस वो डॉक्टर अगर आपने साथ लगवाना है वो तो वैसे। अनफॉर्चुनेटली मेरा पर्सनल ओपिनियन है वैसे कि रादर देन कि आप ये BS में पैसे लगाएं, इन पैसों को वैसे ही बैंक में रख लें और कुछ ना करें। अगर आपने BS करना है तो 4 साल रिलैक्स करें, क्योंकि वहां जाके अब जो अदरवाइज खराब होंगे उससे बेहतर है कि आप घर रहें और डैडी के पैसे कहीं संभाल लें। डैडी से कहें जो पैसे आपने उधर देने वो हर महीने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करते रहें, और ये अज्यूम करें मैं पढ़ रहा हूं। मतलब खास तौर पर ये जो सो कॉल्ड यूनिवर्सिटीज हैं, वैसे ये मेरी बातें रिकॉर्ड भी हो रही हैं, अल्लाह करे वहां तक पहुंच जाए, जानी चाहिए सब। तो मेरी तो ख्वाहिश है किसी को पहुंच जाए, लेकिन बहरहाल मेरी बात में असर नहीं है मुझे पता। लेकिन बहरहाल एक भेड़ चाल सी है, सोचे समझे बगैर सभी लगे हैं। वो बात उनकी ठीक है, देखें लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म सेक्रीफाइस है। अगर आप 6-7 साल बाद उन्हें मिलेंगे तो शायद ये सवाल बनेगा नहीं, हम ये पूछेंगे अगर आपने कर लिया तो। हाँ जी, हाँ मतलब ठीक है, एक आपका लॉन्ग टर्म सेक्रीफाइस है, उनका एक वक्ती शुगल है, वक्त दोनों गुजर है ना। आपके तवारें यहाँ लग जाती हैं, उनकी कहीं और लग जाती हैं, लग तो जाती हैं। ऐसे ही एट द एंड ऑफ द डे, जो पिछला सेशन आपका कैसा गुजरा आप भूल गए, चाहे वो जितना मर्जी टफ हो या जितना भी रिलैक्स करके गुजार लिया, वक्त तो गुजर ही जाता है। तो ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि कोई सीए को आइडियल फील्ड है, लेकिन अब इसके अलावा ऑप्शंस भी हैं जिसके पास अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। अब ये जो BS वगैरह है, ये मेरा नहीं ख्याल कि हर बंदे की रीच में, उसके खर्चे इतने ज्यादा नहीं, वो तो सिर्फ ट्यूशन फीसेस है, अदरवाइज वहाँ की जो अदर लवाजमात हैं, वहाँ आना जाना जो है, पार्टी यहाँ आप जैसे भी आ जाएं, जैसे मैं आ जाता हूँ चप्पलें पहन के, वहाँ पर हर रोज अगर नई ड्रेसिंग करके ना जाए, यहाँ मेरे भाई कैसे कैसे आए हैं जैसे मैं जाता हूँ, तो वहाँ आप के जो अदरवाइज जो खर्चे होंगे वही शायद उससे ज्यादा हो जाए मुझे लगता है। ये 4 साल का वैसे भी मिनिमम, 2 साल वाली वैसे कहानी खत्म होगी। तो उनके 7 सेमेस्टर में जाके पढ़ाते हैं, मैं करता हूँ हमारे यहाँ पे। नहीं वो तो मतलब पढ़ाई ACC भी अच्छा भला होता था, लेकिन वो 12, लेकिन उसका भी असल में जो आप सही सीधे हैं ना वो ICAP की वजह से। अगर ICAP का पेपर आसान आए ना तो आप लोग भी ऐसे ही, तो वो भी ACC का प्रेडिक्टेबल सा पेपर, मतलब अब सबको पता है यहाँ से आना, वो सिलेक्टेड सा है, ये बस एरियाज करना है, उनमें भी चंद एक सवाल करो, पासिंग मार्क्स आराम से आ जाता है। वैसे भी वो मतलब उन्हें क्या इस चीज से अगर यहाँ पे ज्यादा ACC हो जाए
और यहाँ क्वालिटी क्या हो। अगर फॉर एग्जांपल वो भी पास ना करें तो डेफिनेटली एसीसी में लोग ना है, अगर उधर भी पास नहीं होना तो वो डेफिनेटली उनका अपना रेवेन्यू। एक जमाने में मैंने सुना था पता नहीं 3 बिलियन पाउंड्स एसीसी का रेवेन्यू है पूरी दुनिया में। इंडिया चाइना में काफी ज्यादा है, पाकिस्तान में तो अब उसकी काफी मार्केट कम होगी भी, तो पाउंड्स में है वो, बिलियंस ऑफ पाउंड होगा मेरे ख्याल। पाकिस्तान में हाईटेक वैसे में कम हुई है मार्केट। हाईकैप ने ये जो पॉलिसीज बनाई थी रिगार्डिंग में, हाँ, बना किया हो। मतलब पहले तो इतनी ज्यादा एग्जम्पशन थी। चले बहरहाल सर, मेरा ख्याल में आजकल के इस दौर में अगर कोई फोकस जिंदगी गुजार ले, जो कर रहा हो उस पर ध्यान हो, मेरा ख्याल है तो ये एक ब्लेसिंग है। वरना आप कर कुछ रहे होते हैं और आप बातें कहाँ कहाँ से सुन रहे होते हैं। आज ये बातें मतलब कि रेलिवेंट क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, ये शायद एक सबसे बड़ा चैलेंज है। इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन व्हिच इज रेलिवेंट फॉर मी, ये शायद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या कर मतलब बम्बार्डमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, एट द एंड ऑफ द डे उसमें आपके लिए क्या निकला। और वैसे भी फिर मीडिया क्या बता रहा है, लेकिन डेफिनेटली मेरा ख्याल इसमें मीडिया का कसूर नहीं है, मीडिया वही बता रहा है जो लोग सुनना चाहते हैं। ऐसे ही सर तो मीडिया अच्छी बातें शुरू हो जाए तो सारे मीडिया हाउसेस बंद हो जाए। हमारे न्यूज़ फीड उसका शादी जो पसंद है। हाँ मतलब हम भी वही चाहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज और फलानी न्यूज, ठा 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 ठा, हमें भी वही मजा आता है। और बाद में कुछ भी निकले वो बात की बात है, लेकिन हमें भी उसी का। सर ये कस्टमर का मसला है, ये मेरे नजदीक जो तो गलत हो रहा नहीं है, ये सिर्फ कस्टमर की वजह से। ये कस्टमर गलत है, ये सप्लायर गलत है। कस्टमर सप्लायर इसको कभी ठंडे दिल से सोचें, अगर हम इन चीजों को डिमांड ना करें तो इसके सप्लायर कोई भी ना हो। देखिए सप्लायर अपनी चीजें बेचना चाहता है, वो कौन सी चीज बेचेगा जो बिकेगी, वो गरीब क्या बेचे, या कुछ चीज खरीदने को कोई नहीं तैयार। तो मेन इशू किसका, सोचें जरा किस दिन, ये हमारा किस मतलब कस्टमर नहीं हमारा, हम कस्टमर है, हमें से कोई सप्लायर हो, हमें कोई भी सप्लायर नहीं, हम कस्टमर हम है। तो हम क्या, जो हम खरीदना चाहेंगे वही बिकेगा। तो बेचने वाले का कसूर है या खरीदने वाले का। देख लें माशाल्लाह आप लोग अक्लमंद लोग हैं, एक एडवर्टाइजमेंट आई है, तो इसी अच्छी चीज की जितनी मर्जी एडवर्टाइजमेंट हो जाए आप खरीदेंगे। आप मीन्स हम, तो जो चीज हम खरीदना चाहते हैं उसी की एडवर्टाइजमेंट है, और उसको और मतलब अच्छे से अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। जी चले सर, भारत सब कुछ आपके सामने है, लेकिन आप लोग अक्लमंद लोग हैं मेरे नजदीक, आप लोग सेंसेबल लोग हैं, और आप सी के स्टूडेंट्स खासतौर पर ज्यादा सेंसेबल हैं। आपको आई के अपनी काफी अक्लमंद बना दिया, और अगले हफ्ते के बाद और अक्लमंद हो जाएंगे। तो मेरी मतलब मैं नहीं, देखें डेफिनेटली वो जिनकी मैंने बात की, मैं उनके कोई ये जो बीएस वगैरह मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो बच्चे से रह जाते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि कम से कम ये जो सीए का स्टूडेंट है ये बेवकूफ ना हो, सॉरी मैंने जरा लफ्ज अच्छा नहीं सवाल किया, आपको ज्यादा अक्लमंद होना चाहिए कंपैरेटिवली आपकी इस एज ग्रुप के जो अदरवाइज नौजवान है, उनको वो आई कैप का हाथ नहीं लगा। देखिए आप भी थोड़ा कुछ अर्सा पीछे चले ना, जो ये बातें जिस तरह की बातें हम करते हैं कभी कभी सोचने समझने वाली, ये हमारी जिंदगी में अगर आई कैप ना होता तो इस आप देखें ना, आप जिस वक्त यहाँ क्लास में आए हैं पिछला पूरा महीना, कोई और सोच भी सकता है मतलब 8 बजे सुबह रमजान के दिनों में साढ़े 3 बजे सोए या 4 बजे सोए फिर उठ के आ गए। तो जो भी आए जिन्होंने भी हिम्मत की है, ये कोई आसान तो नहीं थी इस महीने में, वरना बाकी तो मेरा इस पूरा महीना रमजान की छुट्टियां गुजारी होंगी, मतलब कॉलेजेस अगर गए भी तो क्या किया और क्या नहीं किया। लेकिन आपने आप में जो भी पॉजिटिव है, मुझे यकीन है आपका अपना भी कमाल है, लेकिन उसमें आई कैप का एक बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम आई कैप को अपनी जिंदगी से निकाल दें तो हम भी बॉम्बे से ही हों, जो आपको मिल गया है, फिर आप जो दुनिया की रियलिटी देखते हैं ना रिजल्ट वाले दिन, वो किसी को एक्सपीरियंस नहीं होगा शायद सारी जिंदगी। हम समटाइम्स महसूस करते हैं कि हमने पढ़ा और हम रह गए, और एकदम जो प्रेशर पड़ते हैं इधर उधर से, घरों से और दोस्तों यारों से, वो आसान तो नहीं इस एज में खास तौर। देखिए हमें जिंदगी में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि हम फेल हो जाएंगे, कम नंबर आए ठीक है, थोड़ी सी पढ़ी डांट इधर उधर पढ़ी, लेकिन फेल और पास होना एक बिल्कुल ये डिफरेंट एक्सपीरियंस है।
नहीं, उससे पहले अगर हुआ होगा तो वो तो बड़ी रेयर है वैसे, अगर उस वक्त भी, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन यही है कि एफएससी या यहाँ तक आने से पहले पहले कम से कम तो फेल नहीं हुआ होता, और यहाँ अचानक फेल, और फिर वो बाकी भी एकदम, ये फेल के वर्ड से हमारी सोसाइटी को इतना वो क्या उसे कहते हैं, मतलब उसमें उसके बारे में कोई सेंसिटाइज भी नहीं है, ये एक नॉर्मल सिचुएशन कंसिडर होती है। हमें यहाँ आके पता चलता है ये पता नहीं नॉर्मल ही नहीं, हमें तो पता है, अब हमें तो पता है, आपस में ही बात करते हैं कि कभी कभी हो जाता है, लेकिन ये फैमिली को नहीं पता, पेरेंट्स को नहीं पता, जो इस फील्ड से नहीं है उसको नहीं पता, तो उनको वही लगता है, वो जो उस वक्त उन्हें फेस करना आसान नहीं, और फिर मेरी तरह के लोगों को बार बार फेस करना, तो ये इससे इन चीजों से जो इंसान सीखता है, लोगों के एटीट्यूड्स देख के, तो उससे बड़ी मैच्योरिटी आती है। जरा सर सॉरी आपका टाइम वेस्ट मैंने किया, ये बात समझ आ गई फाइनली सर? इसमें एक प्रायरी टैक्स रह गया वो आप लोगों के लिए, एक प्रायरी टैक्स की जरा करवा देंगे? एक मिनट है। जी डेफिनेट टैक्स की एंट्री तो मेरा हाल आप कर लेंगे, एक प्रायरी पॉइंट नंबर 5 पढ़ के बता दें कैलकुलेटर पर, इसका क्या करेंगे? बाकी इसका आंसर पढ़िएगा, इसके आंसर में वो इनकम स्टेटमेंट अप्रोच जो आप लोग कह रहे थे वो उससे भी वर्किंग हुई भी है, लेकिन आइडियली स्पीकिंग हमें पहले कोशिश किसकी करनी चाहिए जहां तक हो सके। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम में महसूस करेंगे टाइम नहीं है तो कुछ ना कुछ करके उठ जाना चाहिए, लेकिन पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि जहां तक समझ सकें हम किसी ना किसी डिफरेंट तरीकों से, तो भी आगे जाके और भी चीजें आ जाएंगी जब बाकी टॉपिक्स मिक्स होंगे इसमें। तो ये पॉइंट नंबर 5 जरा पढ़ के बता दें, इसमें प्रायोरिटी टैक्स कितना? 0.15 तो allow हो गया, 0.1 ही हो गया। नहीं, अब इसमें फाइनल बता देना आप कैसे करेंगे। 0.25 में से 0.15 तो लाओ हो गया, और बाकी की अब अपील नहीं कर रहे आप, तो 1 into 35%, ये एंट्री बोल रहे हैं इसकी तरफ। एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस क्यों डेबिट, ये फाइनल करना है। क्योंकि सर वो पहले लाओ एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस डिसअलाउ हो रहा है, सोच के जरा, एक्सपेंस डिसअलाउ होने से क्या होगा, इनकम बढ़ेगी या कम होगी? टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी। फाइनल कर लेना ऐसा, एंट्री बोल दें बस फाइनल, डबल एंट्री बोल दें सर, एक्सपेंस डेबिट या एक्सपेंस क्रेडिट? एक्सपेंस डेबिट, प्रायर ईयर टैक्स एक्सपेंस डेबिट। किसी अब हमने मतलब अपील का डिसीजन नहीं लिया, मतलब मीन्स से जो हो गया मान लिया हमने ये मान लिया कि ये 1 मिलियन हमारा एक्सपेंस नहीं है, देयरफॉर हमें अब इस पे एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। प्रायर ईयर एक्सपेंस डेबिट एंड पेबल क्रेडिट। बाकी इस तरह कीजिएगा, ये जब तक मेरा ख्याल है रिजल्ट नहीं है ना तब तक तो आपके पास टाइम है, ये अगले 3-4 दिन जो है, कम से कम इसके आखिरी दिनों में जो 4-5 सवाल हुए इनको जरूर रिवाइज करके आइएगा, ये ना हो कि बिल्कुल ही ज़हन से निकला हो। तो हमारी मुलाकात कब है नेक्स्ट? थर्सडे को है। ठीक है, जो हजरात आउट स्टेशन के हैं उनके लिए शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन इतनी ज्यादा छुट्टियां करना मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है, तो ऑनलाइन क्लास ले लीजिएगा 1-2 दिन। जिसने 6 से पढ़ना शुरू करना वो 6 से पढ़ लीजिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर ले लीजिएगा बाद। नहीं वो आपकी मर्जी, मेरे ख्याल यहाँ थर्सडे है मेरे ख्याल नेक्स्ट, तो उसका क्या दिन बनेगा, तो क्या सॉरी क्या डेट बनेगी? 5 बनेगी, थर्सडे बस ध्यान रखें, नेक्स्ट थर्सडे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आज क्या दिन है? वेडनेसडे। बस एक हफ्ता छुट्टी है, लेकिन इस एक हफ्ते का मतलब ये भी है कि इस हफ्ते में जितने दिन आ रहे हैं अगले संडे खत्म हो गए, बस अल्लाह हाफिज। आपको संडे की छुट्टियां मिली हैं इकट्ठी। जितने दिन आप गुजार रहे हैं, ये कहने को थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे है, लेकिन असल में ये क्या है, जो आने के बाद के संडेज हैं ये वो। अल्लाह हाफिज। नहीं वो इसी कारण रिवीजन कर इंशाल्लाह।